हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एमएसटीडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल की वीडियो आप देखे होंगे तो विसर्ग संधि चल रही थी, यानी कि टॉपिक विसर्ग संधि चल रहा था। और विसर्ग संधि में कुछ छोटे छोटे 2-3 नियम रह गए थे जिसको हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं जो नियम कल छोड़ के गए थे, यानी कि नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में विसर्ग संधि में ये कहा गया है कि यदि जिस शब्द में, यदि किसी शब्द में बड़ी ई के बाद र आए तो उसे संधि विच्छेद करते समय क्या करते हैं। र आए तो उस शब्द का संधि विच्छेद करते समय बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर विसर्ग लगा दिया जाता है। विसर्ग लगा दिया जाता है। यहाँ तक आप, यानी कि ये नियम है कि यदि किसी शब्द में ये बड़ी वाली ई दिख जाए, यानी बड़ी वाली मात्रा दिख जाए विसर्ग से पहले, यानी कि बड़ी वाली मात्रा दिख जाए, उसके बाद र हो, उसके बाद र आए, तो उस शब्द का संधि विच्छेद करते समय बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर विसर्ग लगा दिया जाता है। जैसे हम एक बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर लिखा हो नीरस, नीरव, निरोग, मान लीजिए ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब बोल रहा है कि यदि बड़ी ई के बाद र है तो बड़ी ई देख लीजिए, नीरस में बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा है, नीरव में भी बड़ी ई की मात्रा है, निरोग में भी र से पहले बड़ी ई की मात्रा है। नीरव तो आपको याद ही होगा, नीरव मोदी के बारे में आप जानते ही होंगे। तो नीरव, नीरस और निरोग, इन तीनों उदाहरण में आप देख सकते हैं कि र से पहले क्या है, बड़ी ई। इसमें बोला गया किसी शब्द में ई के बाद, बड़ी के बाद र आए, तो बड़ी के बाद र आया है तो क्या बोला गया है कि इस बड़ी ई को क्या किया जाता है, इस बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाता है और विसर्ग लगा के संधि विच्छेद किया जाता है। तो चूंकि ये उदाहरण आपके सामने हैं तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं इसको। जब आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये बड़ी ई को छोटी ई में, हालांकि आप देख सकते हैं जो ये आपको समझाया गया है ट्रिक या नियम, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वही यहाँ पे हो रहा है। नीरस को छोटी ई में नी को बदल दिया, यानी नौ के ऊपर छोटी की मात्रा लगा दी, विसर्ग लग गया और धन, ये रस ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, तो नीरस हो गया। अब ऐसा ही है, अगर नीरस को आप संधि करिएगा तो ये वाला आ जाएगा, और इसको संधि विच्छेद करिएगा तो जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। बड़ी ई को छोटी ई में चेंज कर दिया जाएगा, फिर विसर्ग लग गया और ये वाला रस ऐसे ही रह गया। तो उसी प्रकार आप नीरव में भी देख सकते हैं कि निह, धन, रव। वैसे ही निरोग में भी देख लीजिए, निह, धन, रोग, निरोग। तो ये रहा 5वां नियम। अब ऐसी संधि अब आपको कहीं दिख जाए, इसे शब्द दिख जाए, तो आपको इसी तरह से उसका संधि विच्छेद करना होगा। अब नेक्स्ट नियम हम बात करते हैं 6ठे नंबर पे। तो 6ठा नियम कौन सा है ये देख लेते हैं। नियम नंबर 6, यहाँ पे नियम नंबर 6। अब नियम नंबर 6 से संबंधित है, यानी कि नियम नंबर 6 क्या है, इस 6 से संबंधित है।
या छ छोड़ दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, विसर्ग का लुप्त हो जाना, विसर्ग का लुप्त हो जाना, विसर्ग का लुप्त हो जाना। यानी कि छठे नंबर नियम में ये कहा गया है कि विसर्ग का लुप्त हो जाना का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आपसे कह दिया जाए कि जैसे, या नियम ही समझ लीजिए, विसर्ग का लुप्त हो जाना का जो पहला आएगा आपका नियम वो क्या है, यदि छ से पहले विसर्ग के बाद अगर छ हो, विसर्ग के बाद यदि छ आए तो विसर्ग को हटा के आधा च आ जाता है, इसमें व्यवस्थित है, यानी कि विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग का लुप्त होने का मतलब क्या है कि जिस शब्द में, ऐसे समझिए दूसरे कलर से, जिस शब्द में छ से पहले जिस शब्द में छ से पहले विसर्ग हो या विसर्ग आए तो क्या होता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें होता क्या है, विसर्ग लुप्त होने के बाद आधा च, यानी कि ये वाला च, आधा च का आगमन हो जाता है, आगमन हो जाता है। कैसे, ये समझने वाली बात है। मैंने कहा विसर्ग का लुप्त हो जाना, तो विसर्ग का लुप्त होने का मतलब होता है जिस भी संधि में विसर्ग आपको दिखता है और उसके बाद अगर छ है या छ से पहले विसर्ग है तो उस विसर्ग को लुप्त करने का मतलब यह है कि विसर्ग हट जाता है और छ के पहले आधा च आ जाता है, यानी कि आधा च का आगमन हो जाता है। कैसे, मान लीजिए मैंने उदाहरण में लिख दिया अनु धन छेद, ऐसे लिख दिया अनु धन छेद, तो विसर्ग के बाद छ आया है, यानी कि छ से पहले विसर्ग है। तो अब इसको कैसे करेंगे, विसर्ग लुप्त कैसे करेंगे, तो देखिए अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद हो गया, विसर्ग लुप्त हो गया, आधा च आ गया। मैंने आधा च के आगमन की बात कही है, तो आधा च आ गया अनुच्छेद, आधा च आ गया और विसर्ग लुप्त हो गया। तो नियम विसर्ग का लुप्त होना था। इसमें आपको देख लिए कि जिस शब्द में छ से पहले विसर्ग हो या विसर्ग आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, च का आगमन हो जाता है, यानी कि आधे च का आगमन हो जाता है। तो अनुधन छेद, आधा च आ गया, विसर्ग लुप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल है ये। मान लीजिए कि अब एक और उदाहरण है छत्र छाया, छत्रह धन छाया, तो इसको भी ऐसे करेंगे, छत्र और ऐसे छत्र छाया, आधा च, छ के साथ आधा च का आगमन हो जाएगा। तो ये विसर्ग का लुप्त होना था। ठीक है, ये आप समझ गए। एक चीज़ और इसमें देखते हैं, आधा च का आगमन हो जाएगा तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो नियम विसर्ग का लुप्त होना ये था। ठीक है, अब एक है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, कोई शब्द है जिसमें इसी विसर्ग लुप्त होने वाली जो कहानी है, इसमें आपको एक नियम और देखना है, जिसमें दूसरा मान लीजिए क्या है, यदि किसी शब्द में विसर्ग के पहले अ आ जाए, अ या आ हो, किसी शब्द में विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये विसर्ग का लुप्त हो जाने वाला नियम है। तो किसी शब्द में विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है
और वो संधि मतलब विसर्ग लुप्त होकर जो चीज़ें आप इसमें शब्द में जो देखेंगे आप वो स्वयं यथावत वैसे ही रह जाता है। कैसे? मान लीजिए कि एक ही इसका उदाहरण आपको दिखाएंगे जो अपवाद स्वरूप भी आप इसको मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे अतः धन एव, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, कहने का मतलब है कि विसर्ग के पहले अ या आ हो, तो जब बोलते हैं तो अ का साउंड आता है, तो इसमें अ है और उसके बाद कोई भिन्न स्वर अ आ को छोड़ करके ए दूसरा है, यानी कि भिन्न स्वर है, तो इसको यथावत ऐसे सिर्फ विसर्ग लुप्त हो जाता है और इसको लिख देते हैं अतएव, ऐसे लिख देते हैं। यानी किसी शब्द में विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि कोई भिन्न स्वर हो, तो क्या करते हैं, तो विसर्ग को हटा देते हैं, यानी विसर्ग लुप्त हो जाता है और जो शब्द है उसको जोड़ के यथावत वैसे ही लिखा जा सकता है। चूंकि आप देख सकते हैं ये उदाहरण है अतः धन एव, तो यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो गया और अतएव आ गया। ठीक है, तो ये विसर्ग लुप्त होने वाली कहानी यहीं पे खत्म होती है। उसके बाद एक और नियम है इसका, वो देख लेते हैं। नियम नंबर 7 देख लेते हैं। नियम 7 में क्या कह रहा है? नियम 7 में ये कहा जा रहा है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, यानी विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। अब कैसे? यदि किसी शब्द में किसी शब्द के, या ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी शब्द में विसर्ग के पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद क या प हो, तो कोई परिवर्तन, तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे जो नियम लिखा गया है आप इसमें समझ सकते हैं कि यदि किसी शब्द में विसर्ग के पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि जहां विसर्ग आएगा उसके पहले क्या होना चाहिए? उसके पहले ये क हो, नहीं, विसर्ग के पहले, यदि किसी शब्द में विसर्ग के पूर्व ये अ हो, उसके बाद विसर्ग के बाद क्या हो? क हो या प हो, तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख दूं प्रातः काल, यानी कि प्रातः धन काल। आप देख लीजिए प्रातः धन काल में क्या हुआ है? विसर्ग के पूर्व अ है, तो में अ का साउंड है, क ख प फ कुछ भी बोलिएगा, लास्ट में अ का साउंड आता है। हर व्यंजन, यानी कि हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है, तो त के साथ अ है और अ विसर्ग के पहले है, तो नियम में यही तो कह रहा है विसर्ग के पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद क्या है? इस विसर्ग के बाद यहाँ पे क है, अगर या प आएगा तो प रहेगा, तो प पे देखेंगे। अभी क है तो क्या बोल रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ऐसे लिख देंगे प्रातः काल। अब देखिए क्या हुआ, विसर्ग ऐसे ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे अगर मान लीजिए लिख दें अंतः धन करण,
तो क्या हो जाएगा अंतःकरण, तो अंतःकरण ऐसे ही लिखा जाएगा, विसर्ग साथ में रहेगा। आपने सुख दुख लिख, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है सुख, जैसे सुख दुख में लिखेगा तो दुख में ऐसे होता है, दुख द और ख के बीच में विसर्ग लगा होता है, तो ये अपवाद है, आपको कहीं ऐसे ही दिखने को मिलेगा, इसमें से विसर्ग नहीं हटता है, इसमें विसर्ग का कोई परिवर्तन ही नहीं होता, तो ये तो अपवाद है, कहीं भी आपको दिख जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस परिवर्तन, यानी कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, तो उसका ये सटीक उदाहरण जो है आपके सामने, जो सटीक उदाहरण ये है प्रातः धन काल, प्रातः काल, अतः धन करण, अंतः धन करण, अंतःकरण। अब ऐसे आप देख लीजिएगा कि एक जैसे प वाला उदाहरण देख लीजिए, तो अंतः धन पूर, क्या होगा अंतःपुर, तो आप अंतःपुर ऐसे लिखेंगे, अंतःपुर, यहाँ पे भी अंतःकरण, यहाँ पे बिंदी आएगी, अनुस्वार आएगा, अंतः, यहाँ पे अंतःपुर, यहाँ भी विसर्ग का परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग सेम वैसे का वैसे है। तो आप देख सकते हैं कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, ये इस नियम में क्या है, किसी भी शब्द में विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन, यानी कि संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग वैसा का वैसे ही रख दिया जाता है और संधि हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं प्रातः धनकाल बराबर प्रातः काल, अंतः धनकरण बराबर अंतःकरण और अंतः धनपुर बराबर अंतःपुर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए कि जैसे कुछ अपवाद भी हैं, इसमें विसर्ग संधि में कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद देख लेते हैं क्या है। अपवाद में मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं नमस्कार, नमस्कार लिख देते हैं, नमस्कार। अब अगर बोल दिया जाए इसका संधि विच्छेद करने को, तो आप ऐसे लिखते हैं नमः धन कार। अब देखिए ये अपवाद में है, इसका कोई नियम कानून नहीं है या कोई नियम या ट्रिक नहीं है, ये अपवाद है। इसमें नमः धनकार नमस्कार होता है, यानी कि जो विसर्ग है वो आधा समय परिवर्तित हो जाता है। और ये जैसे पुरस्कार, पुरस्कार तो क्या होगा पुरः धन कार होता है, पुरस्कार, यानी कि जो विसर्ग है आधा कौन सा, आधा दंत समय चेंज हो जाता है। ये दो ही ऐसे हैं जिसका कोई नियम नहीं है, आप अपने आप भी इसको समझ सकते हैं कि लिखा जाता है कैसे नमस्कार, तो इसमें क्या होगा संधि विच्छेद करेंगे तो क्या, विसर्ग संधि अगर आप इतना नियम समझ चुके हैं तो अपवाद का जो ये लगा हुआ है इसको भी तो आप समझ सकते हैं। आप नमस्कार का जो भी कभी, और देख लीजिएगा आपके एग्जाम में पूछता है तो ज़्यादातर ये दो उदाहरण जो है जरूर कहीं ना कहीं पूछता है विसर्ग संधि में, कि नमस्कार का मतलब संधि विच्छेद क्या होता है या पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो ये अपवाद था, इसको समझना जरूरी है। और आपकी जो संधि की क्लास थी लगभग क्या पूर्णतः समाप्त हो गई है, और इस संधि को आप अच्छे से वीडियो देख करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, अब हिंदी को कुछ दिन क्लोज रखा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो किसी अलग सब्जेक्ट से आएगा जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, गुड नाइट।